अब मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। हमारा ये समझ लो कि ग्रामर 30 नंबर की आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे ना, उसमें भी ग्रामर हिंदी आएगी। ठीक है, ग्रामर तो आपको इंग्लिश हिंदी इनकी ग्रामर तो छोड़नी ही नहीं है, वो आएगी ही आएगी। तो थोड़ा डीपली पढ़ना है हिंदी की ग्रामर को। तो देखो, हमारे जो स्वर तंत्रिका होती है जिससे हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, गले के अंदर जो होती है, गले से जो ध्वनि निकलती है उसको स्वर तंत्रिका बोला जाता है। स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्ण के दो भेद बताए गए हैं। ठीक है, दो भेद बताए गए हैं, एक अघोष और असघोष। घोष, आप पूछो कि मैम घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब होता है आवाज़ निकालना। ठीक है, जो आवाज़ निकलती है हमारी गले के बाहर वो किस टाइप से निकलती है। सघोष घोष रहित होती है या घोष सहित होती है। ठीक है, यानी स्वर तंत्रिका उसमें हिलती है, यानी हमारे गले में कंपन होता है या गले में कुछ एक्टिविटी होती है या नहीं, वो सीधा सीधा बोला जाता है। ठीक है, ये होता है बेटा सघोष और अघोष। ये आपने नाम सुने भी होंगे कहीं ना कहीं, तो याद रखना। इसके लिए आपको पूरी ये टेबल बनानी पड़ेगी, यानी ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन तीनों लिखने पड़ेंगे। ये तो समझ लो कि ये जो पूरी फैमिली है कैसे मैं तक की, ये तो हमारे साझीदार हैं, ये हमसे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, ये अब बात करते हैं हम किसकी? अघोष। अघोष का मतलब अघोष, घोष रहित। ठीक है ना, क्या है? घोष रहित। घोष यानी पूरी तरह से इसमें हमें जब इसका उच्चारण किया जाता है तो इसमें घोष नहीं होता, इसमें इतनी ज़्यादा स्वर तंत्रिका हमारी नहीं हिलती। ठीक है, हमारा गले में इतना कंपन नहीं होता है। ये कौन कौन से होते हैं ये देखे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं। और फिर सघोष, ये मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। जो हमारा अघोष वर्ण होते हैं, जो हमारे अघोष वर्ण होते हैं वो वर्ण होते हैं बेटा, जो हमारे वर्ग होते हैं, जितने भी हमारे ये वर्ग हैं क से म तक के, यानी ये लगा लो क से म तक। तो क से म तक का जो ये है, ये पहला दूसरा ये लगा लो, यहाँ तक लाइन खींचो, यानी पहला दूसरा ये जो हमारा ये है, यानी 12 लिख लो, 12 से याद कर लो। ठीक है, ये याद रहेगा पहला दूसरा वर्ण। ठीक है ना, या इसको 12 बना लो या इसको फर्स्ट पहला दूसरा लिख लो। तो ये जो पहला दूसरा वर्ण है हमारा वर्ग का, ये जितना भी हमारा टोटल 25 तक का वर्ग है, ये हमारा पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। ये याद रखना, इन तीनों को छोड़ दो, पहले और दूसरे वर्ण अघोष होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, लिख के याद करोगे जल्दी याद होगा, रटोगे थोड़े दिन में भूल जाओगे। लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक इन चीज़ों को याद करना है ना बेटा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। पत्थर पर निशान तभी पड़ते हैं जब रस्सी बार बार उस पर घिसी जाती है, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो। कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस करो। क्योंकि देखो बेटा, एक चीज़ सच्चाई है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि असफलता को हमेशा चुनौती के रूप में लो। वो आपको चुनौती देती है, वो आपको चेंज भी कर सकती है। ठीक है, जो चैलेंज करता है वही चेंज करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो क और ख यानी जितने च छ ट ठ त थ प फ, ये 2 यानी 25 वर्णों के पहले दूसरे कर दो 12, यानी पार गाड़ी हो गई हमारी, 12 हो गए अघोष व्यंजन। यानी अघोष यानी जो हमारा पहला दूसरा है वो हमारा क्या है? अघोष है। अघोष याद रखना, घोष रहित है ये। और जो बच गए बेटा ये हमारे तीनों, यानी ये हमारे तो पंचमाक्षर बोले जाते हैं, इनको व्याकरण में इनको पंचमाक्षर भी बोला जाता है। ठीक है, इनको अनुस्वार अनुनासिक की संज्ञा में भी किया जाता है, ये निर्नुनासिक बोला जाता है इनको, सॉरी। ये जितने भी हमारे पंचमाक्षर है ना, इनको निर्नुनासिक की संज्ञा दी जाती है, निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक जो हमारे होते हैं ये हमारे पंचमाक्षर होते हैं। लेकिन ये जो तीनों बच गए ये क्या हैं? ये सघोष होते हैं। ठीक है, क्या है बेटा? ये सघोष होते हैं, याद रखना। तीसरा चौथा और पांचवा 345 बिल्कुल सीधा सा है। ठीक है, मैथ की तरह लो बेटा, इसको बहुत अच्छे से याद होगा। 12 यानी पहला दूसरा, 345 तीसरा चौथा पांचवा, हो गए हमारे सघोष। लेकिन
ये तो हो गए हमारे क से म तक के 25 वर्ण। क से म तक के 25 वर्ण में से हो गए हमारे ये फैमिली हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर ली अलग अलग तरीके से, ठीक है, बांट दिया इसको। भाई घोष रहित यहाँ आ जाओ, घोष सहित यहाँ आ जाओ, ठीक है। लेकिन अब इनमें पूछो कि मैम ऊष्म व्यंजन भी आपने लिखा है, मैम अंतस्थ व्यंजन भी आपने लिखा है, पूछो इनसे क्यों लिखा है मैम ने, तो मैं बताती हूँ। क्योंकि बेटा इन वर्णों से भी, ये जितने भी हमारे वर्ण हैं स श स ह य र ल व, ये इनके भी इनमें आते हैं। अब ये तो आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि हमने इनकी संख्या काउंट कर ली। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, बहुत इजी है बेटा इनको याद करने का। एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बताई यहाँ पे याद रखना, पंचमाक्षर 5 वर्ण जो पीछे के होते हैं उनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है, उनको निनुनासिक भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रख लेना इस चीज़ को। अब जो हमारे हैं श श श है वो कैसे यहाँ पे इनमें होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, ये चीज़ देखो आप। देखो बेटा इसमें जो हमारे होते हैं अघोष में हमारे ये आ जाएंगे स श और स, इस है को छोड़ दो, यानी अघोष में आएगा श षटकोण वाला स और श सपेरे वाला, ये आ जाएंगे, ये अघोष कहे जाते हैं। यानी तीनों श श है ना, वो तीनों से हमारे अघोष में आते हैं, याद रखना। ये ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म व्यंजन के 3 व्यंजन अघोष में आते हैं। दोबारा समझ लो, जो हमारा ह को छोड़ के ऊष्म व्यंजन के पहले तीनों श अघोष में आएंगे, ये याद रखना। श षटकोण, स शलगम, स षटकोण, स सपेरा, ये तीनों हमारे अघोष में आएंगे, याद रखना, ठीक है। यानी वर्ग का पहला दूसरा तो हमें पता है। वही बात आ गई कि ज़्यादा 12 मत बोलो, नहीं तो ऊष्म के स श में बिठा के उड़ा देंगे, ठीक है, ये याद रखना। ज़्यादा 12 मत बोलो, नहीं तो श ऊष्म के स श में बिठा के उड़ा देंगे। उड़ाना मतलब ऊष्म व्यंजन, हवा, गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे य र ल व ह, ये किस में आते हैं, अब ये पूछो कि मैम ये किस में आते हैं। अब ये याद रखना कि श और ह, ये ह को छोड़ के ये किस में आएंगे, ये हमारे आएंगे किस में, जो हमारे ये हैं अघोष में आएंगे। अब सघोष का देखो क्या है, सघोष का तो आपको पता है कि जो हमारा 345 है, तीसरा चौथा पांचवा, वो सघोष हो गया। अब जो अंतस्थ व्यंजन है ये याद रखना बेटा, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल और य र ल और व, ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आपके किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। बहुत इजी है बेटा, 345 के साथ य र ल व है, ठीक है, और ह भी इनके साथ आएगा। ह जो है वो किस में आएगा, वो सघोष में आएगा, ह हल सघोष, ठीक है, याद रखा। क्योंकि ह हल जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत गहराई से घोष होता है, अंदर तक गले से के अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है सॉरी, गले के अंदर से आवाज़ आती है, ये याद रखना। ये बेटा मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको, दोबारा समझ लो। स्वर तंत्र के आधार पर हमारे वर्णों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अघोष एक सघोष, ठीक है। अघोष का मतलब होता है घोष रहित, सघोष का मतलब होता है घोष सहित। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कचट तप, लिख लो कचट तप, ये क से म तक स्पर्शी व्यंजन लिख लो, ठीक है, जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब इनको लिख लिया, लिखने के बाद अब ये देखो कि अघोष और सघोष यानी घोष रहित कौन सा है, घोष सहित कौन सा है। घोष रहित है 12, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हमारे कितने हैं, अघोष हैं, ठीक है, ये याद रखना। पता नहीं मैंने कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा था, मैंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया था, मुझे ध्यान नहीं है, पूरा मुझे क्लियर नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम में था। ग्रामर में पूछा हुआ था बेटा, उन्होंने
पेयर दिए हुए थे। जिस तरह से पेयर बना रखे हैं ना, ये पेयर दे रखे थे, यानी श को यहाँ बिठा दिया, ये र को यहाँ बिठा दिया, ल को यहाँ बिठा दिया। उस पेयर में बताना था कि एग्जैक्टली अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं। ये चीज़ भी याद रखना, आप मैं बता रही हूँ, आपके एग्जाम में आ सकती है। अगर अगर क ख लिख दिए, बीच में श लिख दिया, ह लिख दिया, फिर कहीं और कुछ लिख दिया, तो उसका पेयर बनेगा और उसमें से पूछा जाएगा कि अघोष सघोष कौन सा है। उल्टे पुल्टे करके भी आपसे वो पूछ सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, हिंदी का ही एग्जाम था, ठीक है। तो आपको मैं फिर समझा रही हूँ, याद रखना। अघोष 12 है, पहला दूसरा। हमारे जो कचट तबका 25 वर्ण हैं उनका पहला दूसरा अघोष है। और ऊषम के पहले 3, ऊषम के पहले 3 श ये इसमें आएंगे, ठीक है। श याद कर लेना। श किस में आएगा, अघोष में आएगा। ह हल किस में आएगा, ह आएगा सघोष में। बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। श अघोष, ह सघोष, ये याद रख लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा बेटा। और जो बच गए वो जो ये देखो, गलत को निकाल लो, ठीक अपने आप हो जाएगा। गलत निकाल लो, ठीक अपने आप निकल आएंगे। ये तीनों अपने आप निकल आए ना, ये पंचमाक्षर भी सघोष में जाएंगे, ठीक है। और ये ग घ ज झ, ये तीनों के तीनों जो बच गए, 345 का जो हमारा आंकड़ा है वो सघोष में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, वो भी सघोष में ही जाएंगे। तो आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। 3 टॉपिक मैंने आज आपके करवाए हैं। कल मैं आपके अल्पप्राण महाप्राण करवाऊंगी बेटा, ठीक है। तो कल हम करेंगे अल्पप्राण महाप्राण। अभी अगर इनमें अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो क्लियरली मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से करवा दूंगी। अभी मैंने बच्चों ने मुझसे बोला था तभी मैंने दोबारा करवाया था इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और अपनी जो बुक है आपकी 6 to 12 आपकी जो हिंदी की बुक है, एनसीईआरटी, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है वो एनसीईआरटी को मत छोड़ना बेटा, ठीक है। जितना भी जो कंटेंट है एनसीईआरटी एक तरह से आप लोगों के लिए क्या है, एक तरह से संजीवनी बूटी है एनसीईआरटी। उसमें उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हवा बना रखा है कि ये इतना पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है। जब तक कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती ना, वो हमारे लिए टफ है। जो हमें समझ में आ गई ना, वो हमारे लिए इजी है। तो उस चीज़ को सीखो, सीखना है हमें। तो बेटा आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स।